आफ्टरनून सर। ओके, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को फाइल। ब्लैंक पेज दिख रहा होगा ना? यस सर। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, आज इसी तरीके से क्लास करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है ना? ये चैप्टर जितना हमने कर लिया, इक्वेशन था हमारा 6CO2 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, 1 molecule of sugar, that is hexose sugar, 6 कार्बन का है, 6 ऑक्सीजन are released and 6 H2O balanced। ये फाइनल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की यही आएगी। इस इक्वेशन को ड्रॉ करने में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कल हमने कितना पढ़ा था। उसमें यह था कि जोसेफ प्रेस्ले ने ये बताया कि ये सारा काम जो है वो तभी हो सकता है जब हम एक ग्रीन प्लांट ले और ग्रीन प्लांट के साथ हमने कैंडल या माइस का एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो कंक्लूजन ये आया कि प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सकते हैं। देन आइगनहाउस ने कहा कि ये सारा काम तभी पॉसिबल है जब हम ये सब लाइट के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि अगर प्रेस्टले के सेटअप को उठा के डार्क रूम में रख दिया जाए तो फिर ना तो प्लांट ग्रो करेगा, ना कैंडल बर्न करेगा, ना माइस सर्वाइव करेगा। थर्ड जेवी सैक का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने ये कहा कि ये सारा काम लाइट की प्रेजेंस में होता है, CO2 से ऑक्सीजन बनती है, बट ऐसा होने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि शुगर का एक्युमुलेशन होगा, जिसको स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया गया, और ये जो शुगर का एक्युमुलेशन है ये केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होंगे, ये पता चल गया। और शुगर बनेगी, वो शुगर 6 कार्बन की होगी, अभी ये नहीं कंफर्म हुआ, क्योंकि एवरी टाइम हमने जो टेस्ट किया है दैट इज स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, वो 6 कार्बन का शुगर नहीं है, बट डेफिनेटली वो एक स्टोरेज कंपाउंड है। तो स्टार्च की प्रेजेंस को किया, जब स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी होगी। फिर थोड़ा सा और एलॉबरेट किया गया, तो फिर हम एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट पे पहुंच गए, जिन्होंने क्लैडोफोरा विच इज ए ग्रीन एल्गा, फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, उसको एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल के जब उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट दी, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट दी, तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उन्होंने पता किया और ये कंक्लूड किया कि रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, फॉलोड बाय ब्लू, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में है, लाइट में हो सकती है। यहीं से हमें ये पता चला कि जस्टिफिकेशन ये है करस्पॉन्डिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको उस पूरा को ग्रो करा गया है। तो ये पता चल गया कि ठीक है, हम कभी कोई ग्राफ बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक रेट लिखा होगा, एक्चुअली वहां पैरामीटर क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और फिर इसके हिसाब से एक ग्राफ बन के आया, अभी हमने कल वो करेंगे। देन फिर वैन नील का एक्सपेरिमेंट आया, जिन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर ले ले सर तो रिएक्शन में अकॉर्डिंगली चेंज आएगा। बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार बीच में। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए था। चलो देख, सब लोगों को वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। ओके, तो अब वैन नील के बाद फिर हमने एक नाम लिखा था, है ना, जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने आपको, ब्लैकमैन करा दिया था ना, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उनके बारे में करा दिया था, और वारबर्ग के बारे में करा दिया था ना। वारबर्ग ने जो और ये प्रूव किया कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, या फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ ये भी देखा गया कि अगर कॉन्टिन्यूअस लाइट देते हैं रादर देन डिसकॉन्टिन्यूअस तो रेट कम आता है, या उल्टा कह लीजिए कि अगर डिसकॉन्टिन्यूअस लाइट या इंटरमिटेंट व्हाइट लाइट दी जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस में लास्ट में टॉपिक आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और नीट में आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन
50 क्वेश्चंस तो केवल फैक्टर्स को लेके होते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो केवल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेके आते हैं। अब कहने को तो ये बिल्कुल लास्ट में दिया है, लेकिन एक्चुअली ये पूरे चैप्टर में है। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। तो बार के हिसाब से आपको क्या करना है, इंटरमिटेंट लाइट देनी है। इंटरमिटेंट यानी कॉन्टिन्यूअस लाइट देनी है। कॉन्टिन्यूअस में भी ये लाइट कौन सी है, व्हाइट लाइट है, सॉरी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये व्हाइट लाइट है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ आएगी। फिर इसके बाद अगर आप इसकी जगह कॉन्टिन्यूअस व्हाइट लाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस होगी। अगर हम मोनोक्रोमेटिक के हिसाब से जाएं तो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, फॉलोड बाय ब्लू होती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सीरीज आएगी, तो फिर यहाँ पे लास्ट में ग्रीन आएगा। मतलब केवल लाइट को में डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस किस कलर की लाइट में या किस तरीके की लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम आएगा। तो आपने बार तक कर लिया था। इसके बाद केवल एक नाम और आएगा एंड देन फिर हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे। सो उनका नाम क्या है, एमर्सन और अर्नोल्ड का नाम आएगा, एमर्सन एंड अर्नोल्ड। कैसे समझोगे मोनोक्रोमेटिक और ये सब, इन सबको लेके? फिजिक्स में कभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है? ये हमारा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, तो ये विवग्योर हो गया। इसको यहाँ बोलते हैं व्हाइट लाइट। जो सनलाइट अर्थ की सरफेस पे हिट करती है वो ये विवग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ येलो, यहाँ ऑरेंज, यहाँ रेड, ऐसे। रेड के बाद कौन सी लाइट आएगी? रेड के बाद जो लाइट आती है वो क्या कहलाती है, फार रेड कहलाती है। और फार रेड के बाद लाइट क्या आता है, इंफ्रा रेड आता है, IR आता है। इधर वायलेट से पहले जाएंगे तो क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट आएगा। अल्ट्रा वायलेट 200 से स्टार्ट होता है। ऐसे करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। ऊपर फिर आप लेफ्ट या राइट में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्फा रेज और बहुत सारी रेज हैं, आप एक्सपेंड करके बना सकते हो। अब एज पर फिजिक्स अगर हम जाएं तो रेड के बाद जो फार रेड लाइट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्चुअली ये न्यूमेरिकल वैल्यू 700 की जगह 703 है। तो 703 से आगे जब आप जाओगे तो क्या स्टार्ट होगा, फार रेड लाइट आएगा, FR। और फार रेड लाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ना, फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट में होती है, रेड लाइट में मैक्सिमम आती है, फार रेड में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं। तो एमर्सन ने क्या देखा, एमर्सन ने ये कहा ये रेड लाइट है, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू 500 तक पूरा होता है, फिर 500 से लेके 600 तक ग्रीन आता है, और फिर येलो, ऑरेंज, रेड ये आएगा। तो 500 to 700 के बीच में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ के हिसाब से मैक्सिमम ब्लू था और यहाँ के हिसाब से मैक्सिमम रेड था, जो कल आपने पढ़ा था कि रेड कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फॉलोड बाय ब्लू। यानी ये जो येलो, ऑरेंज, रेड वाला सेक्शन है, इसमें अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की है, और मैक्सिमम वेवलेंथ के हिसाब से फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है। ऐसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू में अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ 400 से 500 में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी की है। और अगर आप ब्लू और रेड को कंपेयर करोगे तो वेवलेंथ क्योंकि रेड की ज्यादा है, दैट इज 700, तो इसलिए रेड कलर में ओवरऑल मैक्सिमम ज्यादा हो गई। व्हाइट लाइट में, ग्रीन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बाकी इस ब्लू रीजन में होगी और इस येलो ऑरेंज रीजन में होगी, तो इसलिए व्हाइट लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट से ज्यादा आ जाएगी। अब एमर्सन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये करके देखा कि ये जो रेड लाइट का जोन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है अराउंड 660, है ना, 660 के आसपास जो है वो। अब मैं इसको अलग करके बनाता हूँ, ये तो एक समझाने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना के देखा है। अब आप इस ग्राफ में देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये ग्राफ बना रहा हूँ। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे मैंने लैम्डा यानी वेवलेंथ कंसीडर किया, इधर, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक रेट। और फोटोसिंथेटिक रेट का पैरामीटर अब आप क्या बनाओगे, आगे वाले जितने भी ग्राफ होंगे उनमें पैरामीटर क्या आएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी प्रूव किया गया बाय एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा था कि भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक्सपेरिमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो एंगलमैन ने प्रूव किया कि हम
फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का जस्टिफिकेशन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से निकाला गया। अब जैसा हमने देखा कि वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम केवल 600 से लेके इसको 700 तक लेके जाते हैं। बीच में 600 है, ये 610 है, 620, 30, 40, 50, 60, 700, 70, फिर 80, फिर 90 और यहाँ पे 700। आगे जाएंगे तो 703 तक जाता है एक्चुअली। ये पूरा रेड स्पेक्ट्रम है, येलो ऑरेंज रेड। येलो यहाँ से शुरू होगा, फिर बीच में यहाँ से लेके और यहाँ से रेड तक जाओगे, और रेड के बाद क्या आ जाएगा? फार रेड आएगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइट दी, प्लांट चूज कर लिया एमर्सन ने। प्लांट कौन सा चूज किया? प्लांट आपको सेम लेके आना है, वही क्लोरेला, सिंगल सेल का ग्रीन एल्गा, जो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जब क्लोरेला को 600 वेवलेंथ की लाइट दी तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना शुरू हुआ। 610 दिया, 620 दिया, 630 दिया, 640 दिया, 650 दिया, 660 दिया। 663 के बाद जैसे ही आगे पहुंचे, एक सडन फॉल ग्राफ में आ गया। फोटोसिंथेसिस का रेट इमीडिएटली जो है वो डिक्रीज कर गया। ये वेवलेंथ एग्जैक्टली कितनी है? शायद मैंने ग्राफिंग में ठीक नहीं बनाई है, बट ये वेवलेंथ कितनी है? 683 है एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 683 नैनोमीटर। 683 नैनोमीटर पर जाके ग्राफ इमीडिएटली डाउन हो जाएगा। ये डिक्रीज नहीं कर रहा, इमीडिएटली फॉल हो गया। कहने को 683 किस में आता है? रेड रीजन आता है ना। यहाँ 660 से लेके 703 तक क्या है? ये रेड लाइट होती है, रेड रीजन ऑफ लाइट। क्योंकि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट इमीडिएटली ड्रॉप हो गया, तो इस फिनोमेना को नाम दे दिया गया रेड ड्रॉप। कि जैसे ही आप लैम्डा इक्वल्स टू मोर देन Sir, your voice is not coming.
हेलो हेलो डीजे। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरा लैपटॉप। यहाँ क्लास नहीं चल रही।
हेलो, क्या चैट बॉक्स में डिस्कस हो रहा है? बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। हेलो, कहाँ तक सुना था आपने, ये बताओ मुझे। मैं तो कहीं नहीं गया था बेटा, बस कनेक्शन लॉस्ट। कुछ सुना ही नहीं हमने। कुछ तो पढ़ा होगा सर, रेड ड्रॉप तक किया था। ओके, उसके अलावा कुछ सुना ही नहीं। रिपीट कर दूंगा। यस, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा स्लाइड दिया। नहीं कर लिया। अच्छा, मुझे ये तो था कि मैं तो क्लास पढ़ा रहा था, मैंने देखा नहीं, कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया बीच में। रिपीट करता हूँ कोमल, वेट करो, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ पहले तो, इसलिए बीच बीच में बोलते रहना है ना, मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। ओके सर। ध्रुव, ठीक है, ये वाली स्लाइड देखी थी आपने, रेड ड्रॉप। यस सर। ठीक है, रेड ड्रॉप क्लियर था। यस सर। एमर्सन ने क्या किया, एमर्सन ने 600 नैनोमीटर से लेके आगे तक वेवलेंथ बढ़ाना शुरू किया, तो ये कहाँ तक राइज करेगा, 683 नैनोमीटर तक करेगा, इस पॉइंट तक। दोबारा से बना देता हूँ ग्रीन से, 680 से थोड़ा सा आगे। उसके बाद ये इमीडिएटली डिक्लाइन कर जाएगा, तो क्योंकि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्लाइन कर गया, ड्रॉप कर गया, इसीलिए फिनोमिना बन गया रेड ड्रॉप। ठीक, एक तो ये हो गया इमर्सन का रूल। अब इसका मतलब ये है कि कहने को तो ये रेड लाइट है, इससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे जो TW एंगलमैन का था, जिन्होंने कहा था कि रेड कलर की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। अब रेड कलर अगर 660 से स्टार्ट होकर 703 तक जा रहा है, तो इस 40 नैनोमीटर की रेंज में भी सारा रेड इफेक्टिव नहीं है। रेड केवल इफेक्टिव वो है जो 683 तक इफेक्टिव है, इसीलिए 683 से ज्यादा अगर दोगे तो उसका रिस्पॉन्स वैसा ही आएगा जैसा इनइफेक्टिव लाइट यानी फार रेड लाइट का होता है। तो अगर 683 से ज्यादा नैनोमीटर की वेवलेंथ है तो कहने को तो वो फिजिकल रेड लाइट कहलाती है, बट इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसको हम फिजियोलॉजिकल फार रेड लाइट बोलते हैं। ये करा दिया था, ये आया समझ में? यस सर। इसके आगे चलेंगे। यस सर। हाँ, ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो है इनहांसमेंट इफेक्ट। ये दूसरा है, ये तो वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि रेड लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से है, बायोलॉजिकली अगर कहा जाए तो वो दो टुकड़ों में है। एक फिजिकल रेड है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, और एक फिजियोलॉजिकल रेड है, मतलब वो बेसिकली फार रेड के बराबर है। कहने को तो ये रेड लाइट है लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये इनइफेक्टिव लाइट कहलाती है। इसकी वेवलेंथ हो गई 683 नैनोमीटर, इसकी हो गई मोर देन 683 से लेके, यानी 684 से मान लेते हैं, 684 नैनोमीटर से लेके 703 नैनोमीटर तक। तो फार रेड लाइट तो होती ही 703 के बाद है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रेड रीजन में भी ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है ब्लू कलर के बॉक्स में, ये ऐसी वेवलेंथ आ रही है जिसमें कहने को तो ये रेड लाइट है लेकिन इसका रिस्पॉन्स वो हो रहा है जो फार रेड लाइट का होना चाहिए। तो फिजिकली तो ये रेड हुई, बट फिजियोलॉजिकली ये फार रेड हो गया। अब दूसरा काम एमर्सन का क्या था, एनहांसमेंट इफेक्ट का काम था। एनहांस कैसे करेंगे, तो एनहांस करने के लिए उन्होंने रेड और फार रेड का कॉम्बिनेशन बना दिया कि अगर आप रेड और फार रेड में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रेड में होगी, लेकिन फिर भी अगर रेड और फार रेड का कॉम्बिनेशन लोगे तो कॉन्टिन्यूअस रेड लाइट से ज्यादा निकल आएगा। जैसे ये एग्जांपल, 1 घंटे के लिए रेड लाइट दी तो फोटोसिंथेसिस एक्स रेट से हो गई, 1 घंटे के बाद रेड के बाद 1 घंटे फार रेड दिया, फार रेड में तो कुछ होगा नहीं, 0, तो टोटल तो एक्स ही आएगा, लेकिन ये 2 घंटे हो गए। फिर ऐसे 1 घंटे रेड, 1 घंटे फार रेड, 1 घंटे रेड, तो x + 0 + x यानी 2x हुई। तो दिए तो आपने 3 घंटे, लेकिन फोटोसिंथेसिस 2 घंटे के हिसाब से आएगी। अगर इसकी जगह हम कॉन्टिन्यूअस 2 घंटे देते, बीच में फार रेड लाइट मत दो, तो भी 2 घंटे देके 2 घंटे की फोटोसिंथेसिस, बीच में फार रेड लाइट दोगे तो लाइट तो 3 घंटे की दी है लेकिन फोटोसिंथेसिस 2 घंटे की आएगी। ऐसा करने में ये वाले कॉम्बिनेशन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो जाता है, एनहांस हो जाता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया एनहांसमेंट इफेक्ट। रेड और फार रेड का कॉम्बिनेशन देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा।
हालांकि फार रेड में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बट फिर भी बढ़ जाएगा, तो वो एनहांसमेंट इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना मैंने लिखा था, और फिर मैंने जो पीछे क्वेश्चन था वो भी एडिट किया, ये वाला। अगर आप इसको देखोगे तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि ये वार्बर का इफेक्ट था, डिसकंटिन्यूअस लाइट दी जाए कॉन्टिन्यूअस के कंपैरिजन में, है ना, तो ये आपने वार्बर्ग के हिसाब से पढ़ा था कल। सर एनहांसमेंट इफेक्ट एक बार बता दीजिए दोबारा। अभी बताता हूँ। और रेड ब्लू ग्रीन का जो आपने पढ़ा था, ये TW एंगलमैन का काम था, है ना, ये दोनों कल एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। अब बीच में यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया रेड और फार रेड का कॉम्बिनेशन, जो एमर्सन का है, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहलाता है। हालांकि एमर्सन और एर्नोल्ड दोनों ने मिलके दिया था, बट फिर भी नाम एमर्सन का ही यूज हुआ इसमें। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, ये सब जानते हैं, ये एंगलमैन ने बताया जो कल आपने पढ़ा। एमर्सन ने कहा कि पूरा रेड काम का नहीं है, रेड में भी जो शुरू का रेड रीजन है अप टू 683 नैनोमीटर, केवल वही काम का है। बियॉन्ड 683 अगर नैनोमीटर की लाइट दी जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है। कहने को तो वो रेड लाइट है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स वैसा आएगा जैसा फार रेड लाइट का आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल फार रेड। फिजिक्स के हिसाब से फार रेड कहाँ शुरू होगा, 703 से। बॉटनी के हिसाब से फार रेड कहाँ शुरू होता है, 683 से आगे शुरू हो जाता है। तो अगर फार रेड में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो 0 आना चाहिए। तो अगर हम रेड और फार रेड का कॉम्बिनेशन बना दें, रेड लाइट दिया 1 घंटे, फोटोसिंथेसिस एक्स रेट से हो गया। 1 घंटे रेड लाइट के बाद 1 घंटे फार रेड लाइट दिया तो x + 0 आएगा, क्योंकि फार रेड में तो कुछ होगा नहीं। तो 2 घंटे की लाइट में भी फोटोसिंथेसिस 1 ही घंटे हुई जब आपने रेड लाइट दी थी। ऐसे 3 घंटे की लाइट है, लेकिन इसमें बीच में 1 घंटा फार रेड है, 1 घंटा रेड, 1 घंटा फार रेड, फिर 1 घंटा रेड, तो फोटोसिंथेसिस 2x आएगा। अब जैसे मैं ये टुकड़ों में कर रहा हूँ, फार रेड और रेड के कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ, इसकी जगह अगर मैं डायरेक्टली रेड लाइट दे देता 2 घंटे के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो आता और जो इस कॉम्बिनेशन में आएगा, तो कॉम्बिनेशन में रेट ज्यादा आएगा। इसी को एनहांसमेंट इफेक्ट बोला गया। जैसे कल आपने कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस व्हाइट लाइट के लिए पढ़ा था, ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस रेड लाइट के लिए है। वो व्हाइट लाइट का कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट या डिसकॉन्टिन्यूअस था हार्बर्ग, जो आपको स्लाइड दिख रही होगी उस पर लिखा हुआ है। ये रेड और फार रेड में आपने कि 2 घंटे की रेड लाइट से अच्छा है कि 2 घंटे की रेड लाइट को बीच में तोड़ दो बाई 1 आवर ऑफ फार रेड लाइट। तो 2 घंटे की रेड लाइट के बीच में 1 घंटे फार रेड ले आओ। फार रेड में होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो कल वाला बात कि जो रेड लाइट में काम हुआ है वो डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा, इस काम के हिसाब से एनहांसमेंट आ जाएगा। तो एनहांसमेंट में, हाँ, एनहांसमेंट में रेड फार रेड का कॉम्बिनेशन लेना है। अब अगर आप लाइट के सारे क्वेश्चंस करोगे तो एक लाइन में आपको सामने ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है इंटरमिटेंट व्हाइट लाइट में, उससे कम कॉन्टिन्यूअस व्हाइट लाइट में, उससे कम रेड फार रेड के कॉम्बिनेशन से, उससे कम सिंगल रेड लाइट से, उससे कम सिंगल ब्लू लाइट से, और ऐसे सबसे कम सिंगल ग्रीन लाइट से। तो मोनोक्रोमेटिक और व्हाइट लाइट, व्हाइट में कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, और रेड और फार रेड के कॉम्बिनेशन। रेड फार रेड की जगह क्वेश्चन में वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर ये भी लिखा हो सकता है। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है मोर देन 683, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब होगा लेस देन 683। ये आपको याद रखना है कि लॉन्गर एंड शॉर्टर वेवलेंथ अगर आ जाए तो कुछ अलग नहीं है, वो रेड फार रेड के बारे में ही बात कर रहा है। अब आएगा does photosynthesis take place। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, एक प्लांट के हिसाब से कहाँ जाए तो कहाँ होगी, ग्रीन लीफ के अंदर। वैसे तो ग्रीन लिखना जरूरी नहीं है, बट कोई बात नहीं। एक प्लांट के हिसाब से फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में होती है, या लीफ के अलावा भी फोटोसिंथेटिक रूट भी होती है, फोटोसिंथेटिक स्टेम भी होता है, फ्लावर में कैलिक्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और पेटल भी रेयर केस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो भी ये ग्रीन पार्ट होगा उसमें होगा। अभी हम लीफ मान लेते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में आता है। लीफ में भी अगर कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में जो सेल्स होती हैं दोज आर कॉल्ड मीसोफिल सेल।
लीफ में जो सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं वो कौन सी है? मीजोफिल सेल है। अगर एनाटॉमी आप पूरा पढ़ोगे तो इसके अलावा बंडल शीथ सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके अलावा स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ओवरऑल यही है, कोई चौथी सेल नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करती हो। एक लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो सकती है? मीजोफिल सेल में, जो मोस्ट ऑफ द केस में है। बल्क ऑफ फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल कहती है। कुछ प्लांट में मीजोफिल सेल के अलावा बंडल शीथ सेल्स भी होती है, आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हो जाएगी। और एपिडर्मिस जो बनाओगे आप, एपिडर्मिस में स्टोमेटा आएगा। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं, दे आर आल्सो हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन देम, तो वो भी क्या कर सकती हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो उस हिसाब से ये आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये तो हम सेल ढूंढ लिया, हमने एक सेल ले लिया। अब इन सेल के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? सेल में फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर कोई भी सेल हो, इन तीनों में से आप कोई भी सेल ले लीजिए, तो इनमें आपको सेल ऑर्गेनेल कौन सा मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे एक सेल को अगर आप देखोगे तो सेल एक बॉल के जैसा है, एक बड़े से बैलून के जैसा है। और एक कई बार देखा होगा, एक बड़े से बैलून के अंदर एक छोटा सा बैलून पड़ा हुआ है। आप बड़े वाले को शेक करोगे तो छोटा वाला भी शेक होगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी है, एक बड़ा सा बॉल यानी सेल, और उसके अंदर एक छोटा सा बॉल यानी क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे लाइट का एंगल चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन वैसे वैसे चेंज करते जाते हैं। हमेशा क्लोरोप्लास्ट का पर्पस ये होता है कि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सके, मैक्सिमम सनलाइट के साथ वो इंक्लाइन कर सके। मतलब अगर जैसे एक प्लांट आप अपने घर में लगा दीजिए, तो आप सन का डायरेक्शन सुबह से लेकर शाम तक चेंज होगा, तो प्लांट तो कहीं नहीं हिलते हुए दिखाई देगा, ना ही आपको लीफ हिलते हुए दिखाई देगी, मूव करते हुए दिखाई देगी। बट अगर लीफ की मीजोफिल सेल में आप क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप से देखो, तो जितने डायरेक्शन से आप लाइट दोगे, क्लोरोप्लास्ट की टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सके, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट align themselves along the wall of mesophyll cell to get optimum incident गिरने वाली सनलाइट। सनलाइट जो गिर रही है वो सबसे ज्यादा मिल जाए ऑप्टिमम वे में, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, अलाइन करते रहते हैं। ठीक है। अब एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सेल वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको फिलहाल के लिए, है ना। सेल वाला चैप्टर पढ़ा भी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा। स्किप कर दो? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता है? Yes, sir. Yes, sir. ये आउटर मेम्ब्रेन है। चलो बनाया है तो बना देता हूँ, बाकी आप जल्दी है तो हो जाएगा। ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर का एनवलप हो गया। अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या है? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है। क्लोरोप्लास्ट में सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है, आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के इसमें राइबोसोम होंगे, और इसके पास एक अपना डीएनए भी होता है छोटा सा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इन दोनों चीजों की वजह से आप क्लोरोप्लास्ट, और ये चीज माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ी होगी, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा है?
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा या मैट्रिक्स में हम मान लेते हैं यहीं पे हमें कुछ स्टार्च के ग्रेन्स मिल जाएंगे। वी हैव स्टार्च ग्रेन्यूल, कुछ लिपिड की ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी, लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी। तो फिलहाल ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना। एक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, कुछ मेम्ब्रेन तो ऐसी हैं जो स्टैक की फॉर्म में ढेर लगा हुआ है ऐसे, एक के ऊपर एक। इस तरीके से, एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे जुड़ी हुई, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ये जो ढेर लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे स्टैक ऑफ। ये किस चीज का स्टैक है, ये बहुत सारी है मेम्ब्रेन, इनमें से एक मानोगे तो क्या कहलाएगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का स्टैक है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक लैमेली। जो स्टैक लगा हुआ है, ये स्टैक पूरा क्या कहलाएगा, ये स्टैक कहलाता है ग्रेना। सिंगल लिखेंगे तो ग्रेनम। तो ये एक ढेर को आप क्या बोलोगे, एक स्टैक को क्या बोलोगे, ग्रेना। एक को ग्रेनम और बहुत सारे, मैंने 5 बना दिए हैं तो ये 5 क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। और ग्रेना किसका ढेर है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ढेर है। ग्रेना में जो थैलेकॉइड होगी वो थैलेकॉइड फिर आगे क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड ग्रेनल थैलेकॉइड। क्योंकि ग्रेना का पार्ट है तो ये क्या कहलाएगी, ग्रेनल थाइलेकॉइड कहलाएगी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि एक ऐसी भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है जो 2 ग्रेना को इंटरकनेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरग्रेनल, 2 ग्रेना के बीच में है। या ये स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स में डायरेक्टली है तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमल और थाइलेकॉइड। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन 2 तरीके से है, एक ढेर की फॉर्म में और बहुत सारी जो है वो ढेर को कनेक्ट करने वाली। ढेर आप ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आपने बैंगल्स को एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है। तो जो बैंगल की थिकनेस है दैट इज व्हाट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज। और अगर आप बैंगल का ढेर लगाओगे तो बैंगल के अंदर भी स्पेस आएगा और बाहर एयर आएगा, वो भी एक तरीके का स्पेस है। तो केवल बैंगल की जो थिकनेस है, ऐसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ल्यूमेन यानी स्पेस। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ बैंगल। इस तरीके से इमेजिन करिए। अब आपने बैंगल के एक ढेर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, सबको आपस में एक एक बैंगल से रख के आपने जोड़ दिया। तो ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन सिस्टम है। बाहर एक ग्रीन मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर बहुत सारी रेड मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये एक तरीके से मेम्ब्रेन का सिस्टम कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। और कुछ पढ़ा था आपने इसके अलावा? हेलो, यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, ये तो आपने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, मतलब सेल वाले चैप्टर में भी इतना ही सिलेबस में होगा। अब यहाँ और डिटेल में चलते हैं। देखो, अब आप एक बैंगल का स्टैक बनाएंगे, लाइक जैसे ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरी बैंगल है, चौथी है, पीछे से आएगी, ये 5वीं है, ऐसे करके 6, 7, लाइक 8 ऐसे बनाया आपने, है ना। तो ये क्या है, दिस इज 1, एक सिंगल है तो क्या लिखेंगे, ग्रेनम। ये एक ग्रेनम का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर कितना कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक ग्रेना के अंदर क्या है, 8 थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। सो
In this diagram, one granum consists of 8 thylakoid membrane, which is one above other. मतलब एक पाइल के जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके आपने 8 बैंगल रख दी, तो ये एक ग्रेना बन गया. इट्स ए स्टैक ऑफ 8 thylakoid membrane. तो जब आप एक ग्रेना को देखोगे तो खास बात ये है कि ग्रेना में जो फर्स्ट बैंगल है उसके ऊपर कोई नहीं है, और ग्रेना की जो लास्ट बैंगल है इसके नीचे कोई नहीं है. ये दोनों ऐसी हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है. बीच में जितनी भी आएंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब एक दूसरे से ओवरलैप होंगी. इनके ऊपर भी कोई है और इनके नीचे भी कोई है. तो जो फर्स्ट और लास्ट होती है इनको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड, मतलब नॉन ओवरलैप्ड रीजन ऑफ. क्योंकि ये ग्रेना की थैलेकॉइड है तो क्या कहलाएगा? ग्रेनल थाइलेकॉइड. नॉन एप्रेस्ड का मतलब क्या है? नॉन ओवरलैपिंग. तो हमेशा पहला वाला और लास्ट वाला ये वो है जो नॉन ओवरलैपिंग है, ये किसी से ओवरलैप नहीं करते, है ना. अगर आप बनाएंगे लाइक ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले के ऊपर कोई नहीं आएगा, इसके नीचे जरूर आएगा, और लास्ट वाले के नीचे कोई नहीं आएगा, इसके ऊपर जरूर आएगा. तो जो फर्स्ट वाला है वो नॉन एप्रेस्ड है और जो लास्ट वाला है नीचे से वो नॉन एप्रेस्ड है. तो दो तो ऐसे हैं जो नॉन एप्रेस्ड है. क्लियर? मैंने कलर भी चेंज कर दिया इसीलिए. और बीच में जितने भी आएंगे हेलो, यस सर. बीच में, ठीक है, बीच में जितने भी आएंगे वो एप्रेस्ड है, ओवरलैप्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड. ये एप्रेस्ड और ये नॉन एप्रेस्ड, मतलब एक ग्रेना के अंदर दोनों सेक्शन होते हैं, कुछ ओवरलैप्ड है और कुछ नॉन ओवरलैप्ड है. जो नॉन ओवरलैप्ड है वो हमेशा पहला और आखिरी होगा और कोई नहीं होगा. बीच में जितने भी आएंगे, चाहे हमारे डायग्राम के हिसाब से 6 आएंगे या किसी और के हिसाब से 60 भी हो सकते हैं, बट दोज ऑल आर एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड. तो एक ग्रेना अगर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का स्टैक है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट नॉन एप्रेस्ड होगा एंड रेस्ट इन बिटवीन जितने भी हैं वो एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड कहलाते हैं. हालांकि अगर इसके कंट्रास्ट में आप केवल स्ट्रोमा का थैलेकॉइड बनाओ जो दो ग्रेना को कनेक्ट करता है, ये क्या है? ये वन इंटरग्रेनल है, दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला इंटरग्रेनल या स्ट्रोमल थैलेकॉइड है. अब ये तो होता ही इतना बड़ा है, तो ये तो वन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बराबर है. और अगर ये सिंगल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो पूरी तरीके से नॉन ओवरलैपिंग ही हुआ. ये ओवरलैपिंग कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ये क्या होगा? ये टोटली कैसा होगा? नॉन एप्रेस्ड होगा, है ना. ये कैसा है? नॉन, यानी जो स्ट्रोमा का थैलेकॉइड होगा उसमें तो एप्रेस्ड रीजन होता ही नहीं है. जो ग्रेना का थैलेकॉइड होगा उसमें एप्रेस्ड आएगा. नॉन एप्रेस्ड दोनों में है. ग्रेना में पहला और आखिरी है, और स्ट्रोमा तो होता ही नॉन एप्रेस्ड है क्योंकि स्ट्रोमा का थैलेकॉइड हमेशा एक होता है. अगर आप डायग्राम में देखोगे पीछे वाले में, तो इसमें देखोगे तो स्ट्रोमल थैलेकॉइड क्या है? स्ट्रोमल थैलेकॉइड तो सिंगल लेयर्ड है, ये एक है केवल. ये वाला है या ये वाला है या फिर ये वाला है ना. ये वाला है, ये वाला है. ये तो है ही एक एक. अगर ये एक एक है तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पूरी तरीके से नॉन एप्रेस्ड ही होंगे. लेकिन अगर ग्रेना को देखोगे तो पहला और आखिरी नॉन एप्रेस्ड है, बीच में जितने भी आएंगे वो एप्रेस्ड है. इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अगली क्लास में, तो इसलिए याद रखिएगा कि एप्रेस्ड रीजन कहाँ पे है और नॉन एप्रेस्ड रीजन कहाँ पे है ना, क्योंकि इसी के बेस पे आप आगे कुछ पढ़ोगे डिटेल में. ठीक है. तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो फिलहाल हमें पढ़ना था कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है. अब क्लोरोप्लास्ट में भी फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जैसे यहाँ से आप देखोगे पीछे हमने लिखा था ये, तो ग्रीन लीफ है. ग्रीन लीफ के अंदर कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है? ये वाली सेल कर रही है. इन सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का एपरेटस कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट.
अब अगर कहा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कौन करेगा? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, चाहे वो ग्रेना का हो या स्ट्रोमा का हो। और इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? पिगमेंट्स करेंगे, जैसे क्लोरोफिल आप पढ़ते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या आएगा? पिगमेंट्स आएंगे। कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में, जो लाइट को ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं? सर ये सारे पिगमेंट्स थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं? हाँ बेटा, सारे इसी में ही होंगे। किसी भी पिगमेंट को जो फोटोसिंथेसिस करता हो, है ना, पिगमेंट का मतलब दो तरीके से होता है। एक पिगमेंट का मतलब होता है कलरिंग, जैसे मान लीजिए चुकंदर लाल कलर की है, तो क्या वो लाल कलर फोटोसिंथेसिस भी करता होगा? डाउटफुल है, आपको नहीं पता, मुझे पता है कि नहीं करता। तो यानी पिगमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल प्लांट को कलर देते हैं, और पिगमेंट ऐसे भी होते हैं जो कलर भी देते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे, जिनको स्पेसिफिकली आप बोलोगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो रेड एल्गी अगर रेड कलर की है तो फोटोसिंथेसिस कर रही है, बट अगर गाजर लाल कलर की है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही। अगर चुकंदर लाल कलर की है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही। बट अगर किसी प्लांट में रेड कलर की लीफ होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेड? लीफ में रेड है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, या रूट में रेड है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है? ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ये तो आपको हर बार चेक करके देखना पड़ेगा कि कोई भी कलरिंग सब्सटेंस अगर प्लांट में है तो वो फोटोसिंथेटिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? कलर तो वो दे ही रहा है, बट क्या वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा? अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा देन इट मस्ट बी इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो फिर तो वो मेम्ब्रेन में ही होगा। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट होते हैं, और कहीं नहीं हो सकते। और कहीं का मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर आपने यूग्लिना लिया तो वहाँ क्रोमैटोफोर पड़ा था जो एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बराबर था, या बैक्टीरिया में था तो वहां भी आपने क्रोमैटोफोर लिखा था, एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बराबर। जहां जहां क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन तो होती ही है, तो ऑब्वियस है कि पिगमेंट वही होते हैं। अभी हम यही लिखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आएंगे। So next is photosynthetic pigments. फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स हैं। आपकी बुक में हेडिंग कुछ लिखा है कि हाउ मेनी पिगमेंट सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ऐसे करके दिया है। कितने तरीके के पिगमेंट सिस्टम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब पिगमेंट्स को अलग कैसे करते हैं, तो वो एक टेक्निक का नाम दे रखा है क्रोमैटोग्राफी। वैसे तो केमिस्ट्री में कराया जाता है, बायोलॉजी में भी है। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप प्लांट के पिगमेंट्स को अलग कर सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट। प्लांट मतलब फोटोसिंथेटिक, हमारे लिए पिगमेंट का मतलब फिलहाल के लिए फोटोसिंथेसिस ही है। मतलब जब आप एक लीफ को क्रश करके, करते क्या है कि एक लीफ को क्रश किया, लीफ का पेस्ट बनाया। पेस्ट किस में बनाओगे? पानी में नहीं बनाते, एसीटोन या ईथर, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके, क्योंकि जो पिगमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो आप थोड़ा सा एसीटोन लेके लीफ को क्रश कर लोगे, पेस्ट बना लोगे। फिर आप क्या करोगे? उस पेस्ट की एक छोटी सी ड्रॉप एक पेपर पे रखोगे, जो क्रोमैटोग्राफिक पेपर कहलाता है, अलग से आता है। जब उस पेपर पे एक ड्रॉप रख के, और फिर आप उस पेपर को उसी सॉल्वेंट में जिसमें आपने क्रश किया था, लाइक एसीटोन में क्रश किया था, तो एसीटोन में जब डिप करोगे, थोड़ी देर के लिए पेपर पकड़ के रखे रहो, वो ड्रॉप एसीटोन के कांटेक्ट में आनी चाहिए, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आनी चाहिए। तो जो पिगमेंट है ना, उस ड्रॉप से अलग अलग हो जाएंगे। और तब आपको समझ में आएगा कि लीफ में केवल ग्रीन कलर नहीं होता, लीफ में येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो ग्रीन भी होता है, डार्क ग्रीन भी होता है। पूरा एक शेड चार्ट, जो जो पिगमेंट्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं। इसे बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिसको यूज करके आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का सेपरेशन किया, चाहे लीफ से कर लीजिए चाहे किसी और से कर लीजिए। जब आप सेपरेशन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि पिगमेंट कौन कौन से टाइप होते हैं, अलग अलग आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पिगमेंट जो आता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। ठीक, आपको पता है कि ये कैसा है पिगमेंट? ग्रीन कलर का है। प्रिंसिपली इट इज ऑफ ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल। ये
क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल 6 अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, एफ, एस। ये पिगमेंट क्लोरोफिल के टाइप हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। आपको एल्गी याद होगा, एल्गी में ग्रीन एल्गी है तो क्लोरोफिल ए प्लस बी लिखा था आपने, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ सी था, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी था। तो एल्गी में मैंने आपको अलग अलग पिगमेंट, और भी एल्गी हैं जो आपने नहीं पढ़ी तो बाकी भी आ जाएंगे। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है, ये वाला, ये सब जगह होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पिगमेंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल पिगमेंट। ये एल्गी से एंजियोस्पर्म तक कोई भी अगर ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेटिकली ग्रीन कलर का है, तो ये पिगमेंट होगा ही होगा। तो क्लोरोफिल ए हर जगह प्रेजेंट होता है। अब मेन कौन कौन से होते हैं, हम क्योंकि ग्रीन के हिसाब से चीजें पढ़ रहे हैं, पीछे की जितनी भी डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की है सब ग्रीन पे की है। क्लोरेला ग्रीन एल्गा था, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा था, मिंट का प्लांट ग्रीन कलर का प्लांट होता है। तो ग्रीन प्लांट के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट के अंदर जो पिगमेंट हैं वो मेनली दो हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। मेन पिगमेंट कौन से है? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए कैसा होता है? ये ब्राइट ग्रीन कलर का आता है, डार्क ग्रीन कलर का अपीयर होता है। और ये कैसा होता है? क्लोरोफिल बी, ये येलो ग्रीन कलर का होता है, धानी कलर का होगा कुछ। जब क्रोमेटोग्राफी करोगे तो कलर कैसे दिखाई देगा? जो डार्क ग्रीन कलर का होगा वो ए, और जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का या येलो ग्रीन कलर का होगा पैरेट के जैसा, वो क्लोरोफिल बी है। दो पिगमेंट हमारे मेन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लोरोफिल का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने पीछे मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा, ये लाइन उसमें दे रखी है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। जैसे ये एक पार्ट है क्लोरोफिल का, इसको बोलते हैं पोरफायरिन, ये केमिस्ट्री है इसकी तो आपको याद ही करनी है। इसको बोलते हैं हेड। और एक क्लोरोफिल का पार्ट ऐसा होता है, ये इसका कहलाता है टेल। ये इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? इसको बोलते हैं फाइटॉल। ये हाइड्रोकार्बन की टेल है। पोरफायरिन क्या होता है? पोरफायरिन जो है वो एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, पायरॉल। आप 12th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे 4 पायरॉल रिंग होती है और एक मैग्नीशियम आयन सेंटर में होगा। तो ये याद रखिएगा, ये चीज कहाँ लिखी हुई है? ये मिनरल न्यूट्रिशन में लिखी है। क्योंकि हमने मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा इसलिए मैंने आपको आज यहाँ बताया कि पोरफायरिन के अंदर क्या होता है। 4 तो पायरॉल रिंग होंगी, 4 पायरॉल के मॉलिक्यूल या रिंग सिस्टम है, और सेंटर में एक मैग्नीशियम होगा। पोरफायरिन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आयरन भी चाहिए होता है और मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? आयरन और मैग्नीशियम। फिर एक बार नीट ने ये पूछा कि अगर हम क्लोरोफिल को बर्न कर दें, क्लोरोफिल का जला दें, तो हमें क्या मिलेगा? तो उसका आंसर है केवल मैग्नीशियम। आयरन सिंथेसिस में चाहिए, लेकिन आयरन मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं आता। अगर हम क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आएगा, आयरन नहीं आएगा। आयरन पोरफायरिन बनाने के लिए चाहिए, और जब पोरफायरिन बन जाएगा तो उस पोरफायरिन से एक हाइड्रोकार्बन की टेल जुड़ेगी और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पूरा होगा। तो जब आप क्लोरोफिल को बर्न करोगे तो उसमें आयरन नहीं मिलता, लेकिन क्लोरोफिल को बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है। मैग्नीशियम पहले भी चाहिए था और मैग्नीशियम आपको बाद में भी मिलेगा। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसे तो मिनरल न्यूट्रिशन से भी समझ सकते हो, ये तो मैंने आज आपको पूरा कर दिया। आपको पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है कि पोरफायरिन क्या है, बस पोरफायरिन में 4 पायरॉल रिंग होती है, सेंटर में मैग्नीशियम आयन होगा। पोरफायरिन वाला जो हिस्सा है वो क्लोरोफिल का हेड कहलाता है, और जो क्लोरोफिल की टेल होती है वो एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसे हम फाइटॉल टेल बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो जब आप थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बनाओगे तो क्या आएगा? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा आएगा कुछ, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है लाइक दिस। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा जाएगा? टेल वाला जाएगा, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। और जो हेड वाला हिस्सा है वो मेम्ब्रेन से बाहर होता है,
क्योंकि जो हेड है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। फाइटोल टेल हाइड्रोकार्बन की है, हाइड्रोकार्बन लिपिड सॉल्युबल, लिपिड जो है वो हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो फाइटोल टेल है वो आपको लिपिड की लेयर के अंदर मिलेगी और जो पोरफायरिन हेड है वो आपको मेम्ब्रेन से बाहर मिलेगी। तो ये चीजें आप क्लोरोफिल में एक्स्ट्रा याद करोगे, है ना। बाकी जो क्लोरोफिल ए है वो प्रिंसिपल पिगमेंट है ही, क्योंकि सारा काम क्लोरोफिल ए से होगा। हम जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो रिएक्शन हमेशा क्लोरोफिल ए से स्टार्ट होगी। सेकंड पिगमेंट कौन सा है क्लोरोफिल के अलावा? सेकंड कहलाते हैं कैरोटिनाइड्स। ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, है ना। ये कैसे? येलो ऑरेंज कलर के। कैरोटिनाइड दो टाइप के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कहलाते हैं कैरोटीन्स और एक कहलाते हैं ज़ैंथोफिल। एक कहलाते हैं कैरोटीन्स और एक कहलाते हैं ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल है वो येलो कलर के होते हैं और जो कैरोटीन्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। अब कैरोटीन में भी अलग अलग टाइप है। अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, गामा कैरोटीन होता है, डेल्टा कैरोटीन होता है, ईटा कैरोटीन होता है एंड सो ऑन। ऐसे ज़ैंथोफिल में भी आपने अगर याद हो तो आपने फ्यूकोज़ैंथिन तो कहीं पढ़ा था ना, बताओ यस सर। कहाँ पढ़ा Yes, था? sir. रेड एल्गाई। ब्राउन नहीं, रेड में नहीं होता बेटा, ब्राउन Brown एल्गी। algae. FIC है. हाँ, ब्राउन एल्गी में आपने फ्यूकोज़ैंथिन पढ़ा था। बाकी जो मैंने नाम लिखा, हाँ ब्राउन एल्गी में फ्यूकोज़ैंथिन है। बाकी मैंने जो दूसरा नाम लिखा डाइनोज़ैंथिन, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। हमने पढ़ा नहीं था लेकिन आज लिख दिया मैंने। ऐसे ही और भी है, डाई एटोज़ैंथिन होता है, डाई डाइनोज़ैंथिन होता है। तो ज़ैंथिन मतलब ज़ैंथोफिल। और कैरोटीनाइड्स में तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, डेल्टा कैरोटीन, ईटा कैरोटीन, ऐसे नाम आएंगे। अब इन सब में भी एक ऐसा है जो सब जगह मिलेगा। वो एक कौन सा होता है? वो होता है बीटा कैरोटीन होता है, ये वाला। ये भी एक प्रिंसिपल पिगमेंट है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई प्लांट ग्रीन कलर की लीफ के साथ है, तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कौन करेगा? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल करेगा। तो इसलिए क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट कहलाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कौन करेगा? क्लोरोफिल ए करेगा। लेकिन जैसे आप प्लांट में देखते हो कि ग्रीन लीफ है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? लीफ धीरे धीरे येलो कलर की हो जाएगी। येलो कलर की लीफ का मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। अब उसमें फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा होगा? बीटा कैरोटीन कर रहा होगा। और फिर येलो के बाद तो ब्राउन हो जाती है। ब्राउन मतलब लीफ की डेथ हो गई, प्लांट से टूट के अपने आप गिर जाएगी। तो जब तक वो ग्रीन है तब तक क्लोरोफिल ए, जब तक वो अदर देन ग्रीन, बेसिकली येलो, ग्रीन या ऑरेंज कलर की है, डार्क कलर की जो लीफ होती है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस बीटा कैरोटीन के हिसाब से होती है। तो प्रिंसिपल पिगमेंट दो होते हैं, अल्फा कैरोटीन, सॉरी क्लोरोफिल ए, और दूसरा क्या है? बीटा कैरोटीन। क्लियर? सर, हाँ बोलो। यस सर। बीटा कैरोटीन भी यूनिवर्सल पिगमेंट है क्या? हाँ, यूनिवर्सल का मतलब ग्रीन प्लांट लेना है आपको बस, नॉट इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या सम अदर एल्गी जो हमने पढ़ी नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है। ओके प्लांट सर. हमेशा ग्रीन तो ना होता है। आपने क्रोटॉन का प्लांट देखा है? क्रोटॉन जानते हैं? एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो उसकी लीफ Yes, देखो sir. तो पर्पल कलर की भी होती है, डार्क बैंगनी रंग की, ब्रिंजल कलर Yes, की sir. भी Yes, लीफ sir. होती है। Yes, sir. अब आप उसमें तो ग्रीन होती नहीं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? करेगा तो वो भी, बट वो अपने कलर के हिसाब से करेगा, है ना। जरूरी था ना कि हर प्लांट में ग्रीन कलर की लीफ हो। मेजोरिटी ऑफ द केस में ग्रीन कलर की होती है, बट आजकल तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो वेरीगेटेड होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उनकी लीफ या उनके पेटल्स ही अलग अलग कलर के हैं, इसीलिए तो वो जाने जाते हैं। तो क्रोटॉन तो इज वन ऑफ Okay, देम, वो sir. तो होता ही वेरीगेटेड है। तो उसमें फिर उसके हिसाब से आएगा, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। तो जब आप अदर देन ग्रीन कलर की बात करोगे तो सबके ग्राफ अलग हो जाएंगे, सबके कॉन्सेप्ट अलग हो जाएंगे, सबकी लाइट या वेवलेंथ अलग हो जाएगी, सबका एब्जॉर्प्शन अलग हो जाएगा, सबका फोटोसिंथेसिस का रेट अलग हो जाएगा। जितनी भी रिसर्च की गई है स्टार्टिंग की, वो सब ग्रीन अलगा पे की गई है। तो हम हमेशा ग्रीन के हिसाब से आंसर करेंगे। तो अगर हम ये भी कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो इसका मतलब दे आर फाउंड इन all green plant, they are not found in all plant, they are found in all green plant, है ना। ग्रीन में सब में Okay, मिलेगा, sir. सारे में मिले हम नहीं कह सकते। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन करके में देखना पड़ेगा कि बीटा कैरोटीन इसमें है या नहीं, ऐसे है। अब मान लीजिए दो तो प्रिंसिपल हो गए, तो फिर बाकी वो क्या बोलोगे आप? क्या था? बाकी को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट।
हेल्पर्स, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। ये तो हो गए प्रिंसिपल। एंड रेस्ट ऑल का मतलब जो आप पढ़ें या जो आप ना पढ़ें वो सब कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, या इनको बोलते थे एंटीना मॉलिक्यूल। ये वर्ड आगे पढ़ोगे, अगली क्लास में डायग्राम में आ जाएगा। एंटीना मॉलिक्यूल्स ये प्रिंसिपल पिगमेंट है, इनसे रिएक्शन होती है तो इसीलिए इनको बोल देते हैं रिएक्शन सेंटर। अब अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन केवल क्लोरोफिल ए या बीटा कैरोटीन, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। मैंने आपको समझाया कि ग्रीन कलर का है तो ए, और अगर मान लीजिए लीफ येलो कलर की हो गई तो बीटा कैरोटीन, लाइकवाइज दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो अगर इन्हीं से रिएक्शन हो रही है तो बाकी पिगमेंट का फिर काम क्या है, बाकी पिगमेंट की क्या जरूरत है। क्लोरोफिल बी सी डी ई एफ क्यों, डेल्टा ईटा कैरोटीन क्यों चाहिए, डिफरेंट काइंड के ज़ैंथोफिल होते हैं, उनका क्या रोल है, उन सब का रोल क्या होता है। उन सब का रोल ये है कि वो सब क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट या एंटीना मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को या बीटा कैरोटीन को ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट and transfer it to the chlorophyll A molecule। अभी हम क्लोरोफिल ए ही मान लेते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में बीटा कैरोटीन नहीं दिया है। एक बार बता दिया कि प्रिंसिपल पिगमेंट ये भी होता है, बट रिएक्शन हम क्लोरोफिल ए से पढ़ेंगे। ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और सो दैट कि ये रिएक्शन शुरुआत कर सके। तो इस तरीके से आती है, ठीक है। हालांकि इनका एक रोल ये भी है कि ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। किस चीज से, फ्रॉम, इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। लाइट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने से बचाने का काम करते हैं। अब इसमें मतलब क्या है फोटो ऑक्सीडेशन का, लाइट की प्रेजेंस में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे भी हमने क्लोरोफिल बना के दिखाया, 4 फायर इन हेड, 5 टॉल टेल, मैग्नीशियम आयन सेंटर में होगा हेड में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ते हो। तो क्लोरोफिल का एक पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएंगे, 4-5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में होते हैं। तो होता क्या है कि अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट क्लोरोफिल पे गिरेगी, क्लोरोफिल ए को अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट दे दोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी की लाइट दे दोगे, तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल टूट जाता है। मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वो टूट जाएंगे। उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। और अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ही आपने तोड़ दिया तो फिर लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन कौन शुरू करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, कोई और मॉलिक्यूल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब कोई भी एसेसरी पिगमेंट रिएक्शन नहीं कर सकता, हालांकि वो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब जरूर कर सकता है, बट एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफर ही कर रहा है, लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब करके रिएक्शन नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सो दैट वो अपना काम कर सके, वो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। तो ये दोनों काम है कि अगर मान लीजिए लो इंटेंसिटी की लाइट है, लाइक क्लाउडी डेज है ना। अब क्लाउडी डेज है तो बहुत तेज रोशनी तो है नहीं, बीच में बादल भी आ रहे हैं, सनलाइट से तो वही इंटेंसिटी की लाइट आती है, बट अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी कम हो गई। तो पता चला क्लोरोफिल ए को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल ही नहीं पा रही अकेले, तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन शुरू ही नहीं कर पा रहा। अब इसमें किसका रोल आ जाएगा, एसेसरी का। ये एसेसरी क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी लेंगे और वो सारी एनर्जी को उठा के किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को। जैसे ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को इनफ एनर्जी मिलेगी, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और रिएक्शन को शुरू कर देगा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, वो सारी बातें यहाँ पे भी आएंगी। अब मान लीजिए कि एनर्जी बहुत ज्यादा ऑलरेडी आ रही है, लाइक सनी डेज है, आप जून के महीने में थार के रेगिस्तान में खड़े हैं, दोपहर के 2 बजे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो तो बहुत तेज है। अब इस केस में क्या होगा, अब ये तो ऑलरेडी इतनी तेज इंटेंसिटी की लाइट है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को अगर एनर्जी दे दी तो वो ऐसे ही टूट जाएगा।
तो इसमें फिर इनका रोल आता है। ये क्या करते हैं, ये उस इंटेंसिटी को लाइट को लेके खुद टूट जाएंगे, क्लोरोफिल ए को बचा देंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ए कम इंटेंसिटी की लाइट जैसे मिलेगी वैसे वो आगे रिएक्शन कर लेगा। तो अगर क्लोरोफिल ए को एनर्जी कम पड़ रही है तो एंटीना मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दे देंगे सो दैट क्लोरोफिल ए अपना काम कर सके। अगर ऑलरेडी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट या ज्यादा एनर्जी की लाइट क्लोरोफिल ए पे आ रही है तो अपने आप वो लाइट को एब्जॉर्ब करके टूट जाएंगे, क्लोरोफिल ए को बचा देंगे। दोनों ही तरीके से एंटीना पिगमेंट का काम यही होता है ना, एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट का मॉलिक्यूल का जो फंक्शन है वो यही आता है। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्लोरोफिल ए या ट्रांसफर ऑफ इट्स एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कम है या इंटेंसिटी ज्यादा है। लो इंटेंसिटी की लाइट है लाइक क्लाउडी डेज, या ब्राइट इंटेंसिटी की लाइट है लाइक सनी डेज इन समर इन ट्रॉपिकल डेजर्ट, है ना। इस हिसाब से ये सारा है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने 3 ग्राफ बना रखे हैं, आप उन ग्राफ को भी देख सकते हो। ग्राफ क्या है, ये 2 ग्राफ बेसिकली आपको समझने हैं। यहाँ पे लिया गया है कि ये हमने यहाँ लिया है वेवलेंथ लैम्डा नैनोमीटर में, और यहाँ पे सेम आपका क्या है फोटोसिंथेटिक रेट है पीआर, मतलब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब आप फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाओगे, ओवरऑल पूरा ग्राफ बनाओगे, तो पूरा ग्राफ बनाओगे तो रफ है डायग्राम, ये कुछ ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये ग्राफ आप एनसीईआरटी से ही देखोगे, आपको केल्विन के मॉड्यूल में जो बने हैं वो देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा। ये ग्राफ फोटोसिंथेसिस का है ना, यहाँ पे पैरामीटर क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस लिखा है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। कि अगर वेवलेंथ बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस का रेट कितना आएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट मतलब पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक डिटेल प्रोसेस है, तो ये उस प्रोसेस का एक्शन शो कर रहा है। हालांकि अगर आप लैम्डा को बढ़ाएंगे, लैम्डा को नैनोमीटर में लेके अगर आप इंक्रीज करें और यहाँ पे केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लें, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो कोई पिगमेंट करेगा, क्लोरोफिल ए करे, बी करे, सी करे, कैरोटीनॉइड करें, बीटा कैरोटीन करे, ज़ैंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन करे या कोई और करे, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लैम्डा है, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। अब जब आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ अलग अलग बन के आएंगे, लाइक इस तरीके से ग्राफ आएगा कुछ। एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है, एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है। इस तरीके से 2 ग्राफ बने हैं, और ये 2 ग्राफ कौन कौन से हैं, अलग अलग है, बल्कि 2 नहीं है 3 ग्राफ बने हैं। इसमें ये तो क्लोरोफिल ए का है जिसकी पीक सबसे बड़ी आएगी, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। फिर जिसकी पीक छोटी आएगी वो ग्राफ बना रखा है उन्होंने क्लोरोफिल बी का, मान लेते हैं। और एक इसी में कैरोटीनॉइड का भी ग्राफ बन रखा है। कलर डायग्राम देखोगे ना तो तीनों समझ में आ जाएंगे। एक इसमें कैरोटीनॉइड का भी ग्राफ बना हुआ है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो मान लेते हैं कि ये ग्राफ जो है वो कैरोटीनॉइड में, बीटा कैरोटीन मान लें या कैरोटीनॉइड से लिखते हैं, तो अलग अलग पिगमेंट है ना। ये ग्राफ कहलाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको बस ये दोनों टर्म समझने हैं, नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं ये दोनों क्वेश्चन, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लाइट को एब्जॉर्ब करना बाय द पिगमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल पे लाइट गिरे और लाइट की एनर्जी यानी फोटॉन्स को ट्रैप किया जाए, और फिर आगे जो होगा सो होगा। तो जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है बाय द पिगमेंट, उसका जो ग्राफ बन के आता है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पिगमेंट वाइज आएगा, तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग आएगा, बी का अलग आएगा, सी का अलग आएगा, कैरोटीनॉइड्स का अलग आएगा, ज़ैंथोफिल का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। एक पिगमेंट का एक ग्राफ बन के आता है। यहाँ पे 3 ग्राफ एक साथ इसलिए बनाए गए ताकि आप ये समझ सको कि 3 ग्राफ आए हैं, ये तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे। अगर ये ओवरलैप करते तो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी पिगमेंट ले लो ग्राफ एक ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर पिगमेंट का ग्राफ अलग अलग आता है, ए का अलग है, बी का अलग है, कैरोटीनॉइड्स का अलग है। ये ग्राफ याद नहीं करने, लेकिन ये याद रखना है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा 2 अलग अलग बातें। अब मान लीजिए एक रिएक्शन के बाद क्या हुआ, पूरा प्रोसेस हो गया। पूरा प्रोसेस का मतलब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वो अगर आप वाई एक्सिस पे लाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट हो जाएगा। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम।
एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वो प्रोसेस का रिजल्ट है, और एब्जॉर्प्शन क्या है, प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है। तो ये दोनों अलग अलग है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में कितना जा रहा है, आप अपने दिमाग में मेरी बातों को कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, इसका कोई अगर पैरामीटर होता तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाता। बट मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि नीट में जाके सीधा सही आंसर करके चले जाओगे, बीच में तो भूल जाओगे, गलत कर दोगे, एग्जाम तक नहीं पहुंचे, एग्जाम छोड़ दिया, फॉर्म में गलती हो गई, एडमिट कार्ड नहीं आया, 50 चीजें हैं। आपके प्रोसेस को गवर्न करने के लिए एक फैक्टर नहीं है, हजारों फैक्टर हैं। अब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में रहे तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस में आप फैक्टर्स पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल रहे तो एक नेट फोटोसिंथेसिस का रेट आएगा जो एक्शन स्पेक्ट्रा से शो किया जाता है। बट फोटोसिंथेसिस की पहली रिएक्शन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पिगमेंट का आएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम प्रोसेस का आएगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर व्हेन विल बी द क्लास एंड? राइट नाउ, बिकॉज इसके आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की पढ़नी है, मैकेनिज्म लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अलग अलग है। आपकी कोई और क्लास है क्या? थी सर, फिजिक्स की अब नहीं है। अच्छा ओके, सो बस आज यहीं के लिए। अगली क्लास में आप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो इस संडे टेस्ट है उसका सिलेबस सेम रहेगा लास्ट टाइम की तरह या कुछ चेंजेस हैं? इस संडे जो टेस्ट होगा, पिछली बार क्या आया था टेस्ट में आपके? सर जी फुल सिलेबस। फुल सिलेबस हो गया था ना। इस बार बस ये फोटोसिंथेसिस मैंने अभी तक जितना करा दिया, मैंने 2 ही क्लास ली ना, एक कल ली थी एक आज ली थी, यस इसी सर से इसी से बना दूंगा। 23 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, फुल सिलेबस तो हो ही गया, तो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, तो हम फोटोसिंथेसिस वाले को इसी को कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। Okay, Bye sir. bye. Bye. Good night. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू। स्टॉप प्रेजेंट।